हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर से पॉलिटी का सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं एंड आज पढ़ेंगे शेड्यूल अनुसूची। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस तरह का सेशन आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स एंड इंडियन पॉलिटी बेसिक्स, हिस्ट्री रिवीजन प्रोग्राम और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑप्शनल जो बहुत ही बेहतरीन कोर्स लाया जा रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यू प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशली बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, तो आप इसे हमारे प्ले लिस्ट और में जाके चेक आउट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस सेशन में क्या सीखेंगे। प्रीव्यू ऑफ द सेशन ये है कि व्हाई डू वी हैव द शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल क्यों है। एंड दूसरी बात ये है कि कितने हैं, इसके नंबर कितने शेड्यूल हैं, और इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि शेड्यूल कैसे आया हमारे संविधान में। ओके, एंड फोर्थ चीज़ जो है इसके अंदर वह प्रावधान क्या क्या है। तो इतनी सारी चीज़ों को जानेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसआई, बिहार दरोगा, किसी भी तरह का यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में सवाल, हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। तो इसके साथ, इसके फैक्ट के साथ, इसके कंटेंट के साथ इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ओके, एंड फिर से बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ओके, तो बढ़ते हैं पहले शेड्यूल की ओर। तो सबसे पहले शेड्यूल की ओर ना आके जो मैंने आपको प्रीव्यू दिया उसके बारे में तो बता दूं। ओके, तो सबसे पहले हमारे संविधान में अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, प्रशासन और सरकारी जो नीतियाँ होती हैं, सरकारी नीतियों को सही से लागू करना, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ जो एक हमारे संविधान में लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, जो शेड्यूल जिसे कहते हैं, और इसमें कार्यों का वर्गीकरण कर दिया गया, वर्गीकरण, एंड ये कहते हैं ना, इसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में दिया गया, टेबल बना के दे दिया गया है कि एमपीज एंड और भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके क्या कार्य होंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें सूचीबद्ध किया गया है। तो यही है शेड्यूल, इसी को अनुसूची बोलते हैं। तो क्या, क्योंकि हमारे संविधान में जिसे कहता है, इसे बहुत बार ये कहा गया है, बहुत सारे क्रिटिक्स जो थे, आलोचक, उन्होंने कहा कि ये तो एक उधार का थैला है, हमारा संविधान उधार का थैला है, बहुत सारे देशों से हमने उधार लिया है। ओके, तो क्या आपको पता है कि ओके, तो आपको पता है कि ये जो शेड्यूल है, क्या इसे भी किसी संविधान से लिया गया है, इसकी ओरिजिन कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमारे संविधान में कितने ओके, तो अभी हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो टोटल है 12। तो क्या मूल संविधान में भी 12 थे क्या? नहीं, मूल संविधान में जब संविधान बना था 1949 में, जब ये बन के तैयार हो गया था, तो इसमें केवल 8 अनुसूची थे और बाद में 4 अनुसूची संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, जब जाके ये हो गया 12। लेकिन अनुसूची की झलक कहाँ मिलती है? 1935 का जो एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें इसकी झलक मिलती है। वहाँ पे अनुसूची बनाया गया था और उसमें 10 अनुसूची ऐड किए गए थे उस अधिनियम में। ओके, तो आपसे अगर कोई पूछे कि किस देश से लिया गया, तो स्पेसिफिकली किसी देश से बोरो नहीं किया गया, इसका ओरिजिन 1935 है। अगर ऑप्शन में 1935 मिले तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, 1935। ओके, तो आप समझ गए, 12 यानी कि 8 + 4, 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था एंड लेटर ये 4 इसमें ऐड किए गए हैं। तो अब एक एक करके सारे आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कहता है, सबसे पहला आर्टिकल ये कहता है कि हमारा जो राज्य है उसका नाम, राज्य और संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, ओके, संघ शासित प्रदेश, इनका नाम और साथ ही साथ जो राज्य है
इसका जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, न्यायिक क्षेत्र ये भी याद रखें आप, बहुत लोग ये बताते हैं न्यायिक क्षेत्र, और इसका संघ शासित क्षेत्र का इसका विस्तार। ओके, तो इंग्लिश में आप इसे सुन सकते हैं, जैसे कि इसमें ये कहा गया है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड दियर एक्सटेंट। ओके, तो पहला शेड्यूल यही कहता है। तो आप ये बताइए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने ये संघ शासित जो राज्य हैं कितने हैं। तो ये भारत का नया मैप है, आप देख सकते हैं 2 नया यूनियन टेरिटरी जुड़ा था, यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर। तो ओरिजिनल जब बना था ये हमारा देश में पहले 28 स्टेट था, और एक स्टेट बाद में जुड़ा 2014 में, तेलंगाना जिसका नाम है। एंड 2019 में क्या हुआ, 2 नए यूनियन टेरिटरीज आए, JNK एंड लद्दाख। कब? जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, इसे जब हटा दिया गया था। ओके, तो ये कुछ इतिहास है। तो अभी हमारे देश में करेंटली फिर वापस से कितना हो गया, 28 स्टेट हो गए एंड यूनियन टेरिटरीज हो गए 9। तो आप इसे याद रखें। आई होप शेड्यूल 1 क्लियर है। शेड्यूल नंबर 2 क्या कहता है, इमोलूमेंट्स की बात करता है। ये इमोलूमेंट्स का मतलब यही होता है वेतन और भत्ते, ठीक है। इमोलूमेंट्स तो किसके, इसमें जो सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड इमोलूमेंट्स हैं ये किसके हैं, तो ये जानना जरूरी है। सवाल एक तो पहला सवाल ये आ जाएगा कि शेड्यूल 2 में जो प्रावधान है वो किसके हैं, तो वेतन व भत्ते, आप सीधा याद रख सकते हैं अंग्रेजी में इमोलूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस जो भी कह लें। तो इसमें कौन कौन से ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनके सैलरीज का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें देखिए कुछ का मैं नाम बता देता हूँ। प्रेसिडेंट हैं, ओके, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसी को यहाँ पे मैं पलट देता हूँ, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि राज्य की जो विधानसभा हैं उनके, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ओके, ऑफ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सवाल आपके लिए है। तो आपको पता है, आप जरूर हमें ढूंढ के बताएं, जैसे भी बता सकते हैं आप हमें कमेंट में जाके बताइए कि कितने भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। काउंसिल का मतलब बाइकेमरल स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, जहाँ क्योंकि भारत के जितने राज्य हैं सब में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। तो आपको स्टेट के नंबर बताने हैं कि कितने ऐसे स्टेट हैं और उनके नाम भी बताने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। एंड साथ ही साथ इसमें और भी हैं, जैसे काउंसिल इन स्टेट्स जो हैं वो तो हो गए, बता ही दिया ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड साथ ही साथ CAG जो होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके सैलरीज की इसमें बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बताइए कि कुछ चीज़ें जो आपको बताया नहीं जाता है और आप फिर दिमाग लगाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना है क्या? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है आपने। इसमें इस शेड्यूल में नाम सुना है? नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है इनका नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। तो इन तीनों के जो अलाउंसेस हैं इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। तो आप गलती से अगर आप सभी चीज़ों को रट नहीं पाएंगे, तो आप इन तीन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप आंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। एलिमिनेशन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं थर्ड शेड्यूल की ओर। थर्ड शेड्यूल में आप देख सकते हैं ओथ एंड अफर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ, किस प्रकार के ओथ एंड अफर्मेशन होते हैं। तो किसको ओथ दिलाना भाई? ओथ आप किसे दिलाएंगे? तो ओथ वाले में जो हैं उनका कौन कौन से ऐसे पद हैं जो शेड्यूल 3 में शामिल किए गए हैं। तो पहला है जो संघ के मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री, ओके, केंद्रीय मंत्री,
इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ द यूनियन मिनिस्टर्स, द यूनियन मिनिस्टर्स। ओके। दूसरा आप इसमें याद सकते हैं द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन, संसद के इलेक्शन के अभ्यर्थी हैं। ओके। संसद के निर्वाचन के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उनके शपथ की बात इसमें की गई है, तो आप ये याद रख लें। साथ ही साथ हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनके, और फिर सीएजी जो होते हैं इनके हैं, और किसके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमपीज, एमएलएज एंड स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, इन सब का ओथ, शपथ जो होता है इसमें शामिल किया गया है। ओके। अगर आप लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, सुनेंगे। अगर पूरा नहीं लिखा है तो फिर वापस से वीडियो को थोड़ा सा आप बैक करके लिख लीजिए। अब इसमें किसका ओथ इसमें नहीं शामिल है? देखो, प्रधानमंत्री का है क्या? नहीं। प्रेसिडेंट का नहीं है। और गवर्नर का है क्या? नहीं है। तो इन सब का ओथ इसमें नहीं है, तो आप इसको याद रखें। ओके। एजी का भी नहीं है वैसे। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको, इन सब चीज़ों को साथ साथ में याद रखना पड़ेगा। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, आप पहचान गए होंगे, काफ़ी डायलॉग्स याद होंगे आपको इनके। तो ये हैं लोकसभा के मेंबर हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ये ओथ ले रहे हैं। ओके। शेड्यूल 4 चलते हैं। 4 में क्या है? ठीक है। शेड्यूल 4 में आने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे मुझे ट्रिक नहीं पता इसके, है ना। ट्रिक में कुछ चीज़ों में ट्रिक काम नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग, आप अपने एक सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहला शेड्यूल बताया, दूसरा शेड्यूल बताया, तीसरा, इन तीनों को आप एक साथ में याद रख सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि मान लो कि आप कहीं पे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए। ओके। तो ये रहा आपका बॉस, हालांकि बॉस इतना स्मार्ट नहीं दिखेगा। ओके। तो इसने आपसे पूछा कि आप किस स्टेट से आए हैं, तो आपको शेड्यूल 1 याद आ जाना चाहिए। स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो आप बता देंगे। फिर बहुत सारे सवाल होंगे, फिर आप पूछोगे भाई सैलरी कितना दोगे, तो आपने सैलरी की बात कर ली, फिर बात हो गए, फिर ये बोलेगा कि सैलरी तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, XYZ अमाउंट जो भी हो, उसके लिए तुम्हें कसम खानी होगी कि हमारे यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जिसे तुम नहीं तोड़ोगे, तो आपसे ये ओथ लिवाता है। तो एक तीनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट में स्टेट का नाम, दूसरा में सैलरी, तीसरी में ओथ। सिंपल है, लेकिन चौथे में कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेतुका। अगर आपको कोई बताता भी है तो विश्वास नहीं, आप चीज़ों को समझ जाओ, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके। तो शेड्यूल 4 में क्या होता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, पता है, 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और लोकसभा है, राज्यसभा है। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनका पॉपुलेशन के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसमें बात करता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन स्टेट के लिए। सिंपल, इतना याद रखेंगे। अब किस स्टेट में कितने राज्यसभा के सीट हैं, तो आप उसकी लिस्ट याद कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक है। तो चौथा है कि राज्यसभा के राज्यों में सीटों का आवंटन। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक हैक्स वगैरह नहीं है। और सिर्फ राज्य ही नहीं, ध्यान देना, राज्य अगर कोई बोलता है तो सिर्फ राज्य नहीं, राज्य के साथ साथ संघ राज्य भी है ना हमारे देश में, संघ शासित राज्य है ना, संघ शासित प्रदेश भी हैं, तो वहाँ भी राज्यसभा होंगे। तो इन दोनों में राज्य एवं संघ शासित जो राज्य है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन शेड्यूल 4 में है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। शेड्यूल 5 पे आते हैं। 5 पे आते हैं। अब 5 में क्यों आते हैं? क्योंकि पता है भारत में बहुत ऐसे तबके हैं जो ट्राइबल हैं, ट्राइब्स हैं बहुत सारे, और कुछ बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि वल्नरेबल हैं,
और ये मेन लाइन में नहीं है, ये मैंने स्ट्रीमिंग इनकी हुई नहीं है, तो इनको आरक्षण दिया गया, पता है, जिसे पहले बोलते दलित कहा जाता था इन्हें उस वक्त पे। तो हालांकि अब ये इस नाम से आप किसी को नहीं बुला सकते हैं। ओके, तो बस मैंने रेफरेंस दिया पहले, ओके, इस वीडियो में नहीं, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 5 में प्रोविजन दिया गया कि जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं, ओके, शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जो ट्राइब होते हैं, इनके जो क्षेत्र हैं यहाँ पे नियंत्रण और प्रशासन की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण व प्रशासन, क्योंकि आप सबको पता है कि इनका जो क्या हाल हुआ था बहुत पहले, फिर इनको आरक्षण दिया गया कि ये भी आगे बढ़ें और मुख्य धारा से जुड़ें, तो इस वजह से इनका प्रोटेक्शन होना जरूरी था। तो इसमें कहा गया प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, याद रहेगा आपको, यहाँ पे नियंत्रण की बात कर रहे हैं और प्रशासन की बात कर रहे हैं, किसके, तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की। अब 5 और जो शेड्यूल 6 हैं, दोनों आपस में थोड़े से जुड़े हैं और कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करना है। और ये किसी ट्रिक से नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग से होगा, आपके ह्यूमर से होगा। 6 क्या कहता है? 6 में ये कहा गया है कि भारत के कुछ राज्य हैं, ठीक है, जिसमें जहाँ पे ट्राइबल एरिया है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। तो कुछ क्षेत्र हैं, प्रशासन, कितने क्षेत्र हैं? 4 स्टेट हैं। सबसे पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, ठीक है, तीसरा है मेघालय और चौथा है मिजोरम। आप इन चारों स्टेट के नाम याद रखेंगे, ये चारों। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, अगर असम का पहला आप ए ले लो, त्रिपुरा का टी ले लो, मेघालय का एम ले लो, मिजोरम का एम ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एम 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 एक और एम है जिसका मतलब होता है मणिपुर, तो ये ट्रिक फेल हो जाएगा। ए फॉर असम होता है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश भी है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे? याद इसे रखना है कि कुछ चीज आपको याद ही नहीं रखना है, सिंपल है, ठीक है। यानी कि मणिपुर आप भूल जाओ, मणिपुर, एम फॉर मणिपुर होगा ही नहीं और होता ही नहीं है, यही मान जाओ। एंड ऐसे आपको इसको याद रखते हैं। एटीएम में मैंने एटीएम, ए फॉर असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को इस ट्रिक, चारों स्टेटमेंट जो राज्य हैं इसमें भूल जाना है आपको। तो ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, एम ई फॉर मेघालय। तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल एरिया है, इनका प्रशासन का प्रावधान इस शेड्यूल में दिया गया है, इनका प्रशासन सही रूप से हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ें इसमें ट्रिक, मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिक हर चीज़ में काम नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग, असम, त्रिपुरा, मेघालय। अगर आप और कोई ट्रिक बना सकते हो तो बना लो, लेकिन यही है, ठीक है। ATMM, कोई इसे आत्मा कर लेता है, लेकिन आत्मा नहीं होता है, ठीक है, ATM में, ठीक है। तो ये शेड्यूल 6 है और इसका याद रखने का यही तरीका है कि आप मणिपुर भूल जाना यहाँ पे और अरुणाचल प्रदेश भूल जाओ, बस, और कुछ नहीं। बाकी तो फिर याद है, बाकी आप ATM याद रखो, ATMM या फिर MMTA, ममता, ओके, कुछ भी जैसा आपको सूट करे तो आप इसे याद कर लें। शेड्यूल 7 क्या है कि स्टेट बन गए और यूनियन स्टेट को सीट दे दिया राज्यसभा में। फिर जो शेड्यूल एरिया थे उनको नियंत्रण, उनको प्रशासन दिया। फिर शेड्यूल एरिया जो 4 स्टेट में थे उनको अपने प्रशासन दे दिया। अब बात है कि उनको पावर देने होंगे आपको, तो इसमें बात होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, ओके। तो शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो लिस्ट बना के दिया गया है और इसमें 3 लिस्ट बनाए गए थे। 3 लिस्ट कौन से थे उसे देख लीजिए। इसे मैं बोलता हूँ लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड
लिस्ट थी। आप सोच रहे होंगे कि अरे आपने याद किया संघ सूची, राज्य सूची, और यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। बात वही, लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, है ना, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, और ये हो गया राज्य सूची, एंड ये हो गया समवर्ती सूची। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ आपने ही पढ़ा है, लेकिन एक चीज और पढ़ा है क्या आपने, एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, सूची 4 हो गए इसमें। ओके, तो ये 4 सूची हो गए। अब जानते हैं कि किस सूची में क्या है। तो सबसे पहले आप जान लें कि अवशिष्ट सूची क्या होता है, क्योंकि आपने नाम अगर नहीं सुना है तो सबसे पहले इसे जाना। अवशिष्ट सूची वो होते हैं कि वैसे मैटर जो ना स्टेट लिस्ट में है ना यूनियन लिस्ट में है, तो उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया, जिसपे कानून बनाने का ज़्यादा जो पावर है, अधिकार जो है मेनली वो होता है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होता है। ओके, पार्लियामेंट के पास होता है। और यूनियन लिस्ट यानी कि जिसमें केंद्र सरकार बना सकती है कानून, पार्लियामेंट के पास, और राज्य सरकार वाला जो होता है वो सिर्फ राज्य सरकार ही बनाते हैं इस पे कानून। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि राज्य सूची पे सिर्फ और सिर्फ राज्य ही बनाए, नहीं, जरूरत अगर पड़ी तो पार्लियामेंट भी बनाता है, जब राज्यसभा इस बात का अनुशंसा करता है या फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट को कि आप बनाइए, तो फिर पार्लियामेंट भी राज्य सूची पे कानून बना देता है। तो इस बात को आप गांठ बांध के याद रखना। ओके, अब ये बताओ कि क्या एक राज्य दूसरे राज्य के लिए, एक राज्य में कोई कानून बना है तो क्या वो दूसरे राज्य में लागू होगा? अगर यूपी ने कोई कानून बनाया है तो क्या बिहार में लागू होगा? अवश्य होगा, बट सिचुएशन ये है कि उन दोनों राज्यों के बीच जो नेक्सस होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि हम करना चाहते हैं आपके कानून को लागू, तो वो कर सकते हैं। ओके, बात है कंकरेंट लिस्ट, इसमें स्टेट और सेंटर जो होते हैं दोनों कानून बनाते हैं, और इसमें बहुत सारे हैं। जैसे आप एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है ना, एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? समवर्ती सूची में। तो मैं इसका लिस्ट दूंगा कि कौन से लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, फिर सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, बोरो किया गया है ये समवर्ती सूची, इसे आप याद रखेंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं कि कौन से लिस्ट में कितने मैटर हैं। देखो, यूनियन जो लिस्ट है ये जब बना था तो इसमें 97 पहले इसमें 97 मैटर थे, पर अब इसमें 98 सब्जेक्ट हैं इसमें। स्टेट लिस्ट जब बना था तो इसमें 66 थे, इसमें मैटर 66 मैटर था, पर अब जो है वो है 59 है। और समवर्ती सूची में अभी 47 है, और पहले जो था वो था 59, और अभी है 47। ओके, तो ये इसका पूरा काला चिट्ठा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वो है 98 ये वाला, और राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 47। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रिक से ज़्यादा कि अंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में पढ़ो, क्रम से पढ़ो, लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप कनेक्ट करो चीज़ों को, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने लिस्ट बता दिया। ओके, और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। और इसकी लिस्ट जो है कौन कौन से समवर्ती सूची में आते हैं वो आगे इसे कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 8, इसमें है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा इसमें शामिल किया गया है। तो आप ये बताइए कि हमारे संविधान में कितने शास्त्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया है? ओके, तो स्टार्टिंग में जो था वो स्टार्टिंग में इसमें ये जो है, एक सेकेंड। ओके, तो स्टार्टिंग में जो था ना उसमें मात्र 14 क्लासिकल लैंग्वेज शामिल किए गए थे, और फिर 8 लैंग्वेज बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया।
तो आप जो 22 भाषा है पूरा, क्या उन 22 भाषाओं को याद रख सकते हैं? नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ भाषा आपने 8 से 10 भी 12 भी लैंग्वेज अगर आपने याद रखे हैं तो आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। तो बात करते हैं, ओरिजिनली कितना था? 14, फिर बाद में कितना ऐड हुआ? 8, तो हो गया टोटल 22 लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें जुड़ा है। तो ये वर्तमान की स्थिति है ना, ये वर्तमान की स्थिति है। करेंटली वी हैव 22 लैंग्वेजेस। तो पहला जो इसमें संशोधन हुआ था, इसमें टोटल मैं बता दूं कि टोटल 4 संशोधन हुए थे, 4 बार संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है। और संविधान संशोधन कह सकते हैं, मतलब इस शेड्यूल को 4 बार अमेंड किया गया। ओके, इसमें पहला जो हुआ था, ये हुआ था 1967 में, जिसे 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। फिर दूसरी बार जो हुआ था वो हुआ था 71st, आप याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्रम में मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ था 1992 में। फिर तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 2003 में। ओके, तो तीसरा हुआ था 2003 में, और चौथा जो हुआ था सबसे लास्ट वाला वो हुआ था 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। अब बात करते हैं, अब पहला इसके द्वारा जोड़ा गया था सिंधी लैंग्वेज को। दूसरी बार जब हुआ था 1992 में, इसमें जोड़ा गया था 3 भाषा। एक तो जोड़ा गया था कोंकणी, ठीक है, फिर दूसरा जो भाषा था वो था मणिपुरी, और तीसरा जो था वो था नेपाली। ओके, और आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो चौथी बार हुआ था, इसमें 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे। 4 लैंग्वेज कौन सा था? वो था बोडो, ओके, फिर डोगरी जो भी कह सकते हैं, डोंगरी। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। एंड तीसरा जो लैंग्वेज था वो था मैथिली, ओके, एंड चौथा था संथाली। ये 4 भाषा थे। और जो आखिरी में हुआ था 96th वाला, है ना, 2011 में, इसमें कोई नया भाषा जोड़ा नहीं गया था। इसमें जो ओड़िया लिखते थे ना, ओडिशा भाषा, ओडिया, इसको ओडिसी कर दिया गया था, है ना, ओडिया कर दिया गया था, ओरिया बन गया था। पहले लिखते थे ऐसे ओरिया, एंड अब ये हो गया ओडिया। तो ये भाषा है, और इसमें आप याद रखें कि इंग्लिश नहीं है शामिल, इंग्लिश भाषा इसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, बाकी मराठी है, तेलुगु है ना, ये सब भाषाएं, संस्कृत है। तो आप इसे ध्यान में रखें, इतना अगर भी आपने ध्यान में रख लिया है तो काम बन जाएगा आपका। ओके, शेड्यूल नंबर 9। अब देखिए 8 के बाद, 8 ही था ना ओरिजिनल, अब 8 के बाद जो आएगा सब संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत, ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत इसमें जोड़ा गया था। और इसमें बेसिकली था क्या? तो इसमें था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ओके, और साथ ही साथ भूमि सुधार और भी इसमें थे, इससे रिलेटेड मैटर थे। तो बेसिकली ये इससे बात करता था। और इसमें बात क्या हुआ कि इसमें क्या होता था कि उसमें जो कानून बनाए जाते थे तो जुडिशियल रिव्यू के डर से वो जैसे इसको डाल दिया जाता था इस शेड्यूल में, ताकि उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें डाल दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली अभी 2007 में, ओके, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अप्रैल 1973 के पहले जो इसमें कानून डाले गए हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, पर इसके बाद जो 1973 के बाद के जो कानून हैं, 1973 के बाद के जो कानून हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए अब खुला रहेगा। 2007 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो 9 हो गया। 10 में है, 10 ये भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये था 52वां संविधान संशोधन।
ये 1985 में इसे ऐड किया गया था और इसमें है दल बदल के नियम। दल बदल के नियम, साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया, इसे कहते हैं इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, तो डिफेक्शन के लॉ है। और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है मेंबर्स का, उसके आधार को बताया गया, डिस्क्वालिफिकेशन के आधार को, कि किस आधार पे एमपीज एंड एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उनके पद से। तो ये चीज़ें, इतनी ही चीज़ें आप इसमें याद रखें, उससे ज़्यादा नहीं है। और कौन कौन से ऐसे आधार होते हैं, तो जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, या फिर उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर वो कोई काम करते हैं तो वो भी आता है। तो उसमें उतना डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में सच इस तरह का कोई सवाल अभी तक शेड्यूल 10 से दल बदल के डिफेक्शन के लॉ से आया नहीं है। लेकिन वनडे एग्जाम में से बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किसी किस संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया है। तो बेसिकली जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो यही होता है, तो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 11वां। इसे भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और इसे किसके तहत जोड़ा गया, तो ये हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत इसे जोड़ा गया, जिसमें बात हुआ है पंचायत, पंचायत मेंशन है, पंचायत में इसका पावर। ओके, इसमें इसके पावर की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, यानी कि इसके आधार की बात करते हैं, और तीसरा जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रेस्पो। ओके, यानी कि जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व क्या है ना। तो बेसिकली यह है, तो आप इसे याद रखना, क्योंकि जब पंचायत पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, 12वां और जो लास्ट शेड्यूल है, इसमें यह इसे जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, सेम ईयर बट अमेंडमेंट अलग है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ है कि म्यूनसिपालिटी जो है, म्यूनसिपालिटी इसमें भी इसके पावर एंड अथॉरिटी एंड रेस्पो, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व का इसमें मेंशन किया गया है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो 11 और 12 याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि पंचायत जो होता है वो, पंचायत जो होता है वो म्यूनसिपालिटी से बड़ा होता है, म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर पालिका से। तो पहले कौन आएगा, पंचायत आएगा, उसके बाद नगर पालिका आएगा। नगर पालिका छोटा है, ऐसे समझ लो। अब बात करें कि इसमें एक चीज़ और बता दूं कि पंचायत जो है इसमें कितने मैटर हैं, इसमें टोटल 29 मैटर है, अब यहाँ से भी याद रखता है, और इसमें 18 मैटर शामिल है, विषय। ठीक है, तो ये भी याद रखें, क्योंकि पंचायत बड़ा है तो ज़्यादा मैटर होगा, और म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका छोटा है तो इसमें कम मैटर होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। ओके, तो बिल्कुल 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी रब इट ऑफ। ओके, सो फर्स्ट शेड्यूल मैंने बताया स्टेट का नाम एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम। दूसरा मैंने बताया वेतन, अलावेंसेस, इमोलूमेंट्स जो भी कह लें। तीसरा बताया ओथ के बारे में, शपथ लेते हैं जो, कौन कौन नहीं लेते हैं वो भी बताया। चौथा मैंने बताया कि राज्यसभा के जो सीट होते हैं उसके अलोकेशन, है ना, राज्यसभा में का जो सीट होता है उसका अलोकेशन कहाँ कहाँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। पांचवा मैंने बताया कि जो शेड्यूल एरिया होते हैं और शेड्यूल ट्राइब होते हैं उस पर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातें बताई मैंने। 6 में मैंने बताया कि जो शेड्यूल एरिया होते हैं 4 राज्यों के, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, यहाँ पे इसका प्रशासन। फिर 7वां बात किया हमने, 7वां में बात किया शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। 8वां में हमने बात किया क्लासिकल लैंग्वेज। 9th में बात किया हमने पंचायत के, 9th में बात किया हमने, सॉरी पंचायत नहीं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार और शोवन। ओके, एंड 10वां बताया डिफेक्शन लॉ, दल बदल के कानून। 11वां में बताया पंचायत, और 12वां में बताया नगर पालिका। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सिंपली, तो बहुत मुश्किल नहीं है। 3 तक तो आसान से याद रखते हैं, चौथा में राज्यसभा आएगा, है ना, 5वां में, 5वां छठा दोनों है कि छठा में बस 4 राज्य का नाम है और 5वां में सिर्फ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात की गई। तो इस तरह से आप करें। आप वीडियो को 1-2 बार और देख लें, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे पॉलिटी के, और पॉलिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठे हुए तो पॉलिटी में आपकी एक्यूरेसी अगर
अगर 40% थी तो इस बात की गारंटी है कि आप 80 to 90% ईजिली चले जाओगे। 100% तो कोई नहीं होता, क्योंकि गलती से भी कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। ओके, लेकिन परफेक्शन आ जाएगा, 100% भी आप पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अब